नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, जिससे कि आने वाली सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको एकदम समय पे मिलते रहे। और दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल पर देख ही चुके हैं, ये यूपी पुलिस प्रैक्टिस कांस्टेबल का जो बेंच है उसकी हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस हम लगातार कर रहे हैं किसकी, मैथ की और रीजनिंग की, जिसमें हम एक दिन मैथ की और एक दिन रीजनिंग की प्रैक्टिस हम यहाँ पे कर रहे हैं। इसी क्रम में ये हमारी 28वीं क्लास है और आज हम मैथ की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि आपकी आगामी परीक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए। तो अगर आप आज ही चैनल से जुड़े हैं तो आप पिछली क्लासेस को प्लेलिस्ट पर जाकर के सभी को देख सकते हैं, जिससे कि आपके एग्जाम में आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। तो चलिए इसी क्रम में आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल ये रहा, और अगर आप 8 बजे 8 PM पे देख रहे हैं चैनल को, क्लास को, तो आप कमेंट भी करके अपने उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए बताइए क्या है सवाल। है यदि किसी गांव की जनसंख्या 20% घटती है, फिर 10% बढ़ जाती है, फिर 10% बढ़ जाती है। जी, यहाँ पे हमने 3 बार लिख दिया है। इस सवाल में 2 था तो हमारे से लिखने में रिपीट हुई है चीजें, तो ये लाइन को हम थोड़ा ठीक करना चाहेंगे। यहाँ पर केवल 2 बार क्या हुआ है, 10% बढ़ा है। तो नई जनसंख्या प्रारंभिक जनसंख्या का कितना प्रतिशत होगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पे एक लिखने में जो थोड़ी दिक्कत थी उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सवालों करते हैं। देखिए, अगर बहुत बेसिक पे जाएंगे तो सवालों किस तरीके से आपको करना है। अगर आपका बेसिक एकदम से क्लियर है तो आप सवाल को ऐसे कर लेंगे। मान लिया पहले कोई चीज कितनी थी या जनसंख्या कितनी थी, 100 थी, 20% घटी, तो 100 का 20% डायरेक्ट आप 20 घटा देंगे तो कितना है, 80 आ गया है। फिर उस पर अगर क्या होगा, 8% नहीं 10% बढ़ जाए, तो 80 का 10% बढ़ने का मतलब है 80 गुणा 10/100, मतलब कितना, 8, यानी कि 8 बढ़ जाएगा, हो जाएगा कितना, 88। फिर 88 पर 10% बढ़ेगा तो 88 गुणा 10/100, तो कितना आ जाएगा, ये 8.8 आ जाएगा। और अगर आप इसे जोड़ोगे तो 0.8 तो ये जो का तो रहेगा, 8 8 16, और एक हासिल तो जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, फाइनली हो जाएगा आपका 96.8। ये आपका आंसर होगा, जो कि किसमें है, ए ऑप्शन में है। लेकिन अगर आप सीधे सवाल को करना हो तो कैसे करेंगे कि मानस जनसंख्या कितनी थी, 100 तो मान लेंगे आप। जैसे कहा 20% घटी, तो आप 100% के हिसाब से घटाइए, तो 100 में से घटे 20 तो कितना आया, 80, 80/100 करिए इस तरीके से। फिर 10% बढ़ने की बात है तो 10 को जोड़िए 100 में प्रतिशत के हिसाब से, तो 110/100 करिए। फिर से बढ़ा है, 110 बटे क्या करिए, 100 करिए, इस तरीके से करिए। जैसे यहाँ पे क्या है, 2 जीरो, मतलब आपने 100 काट दिया, 2 जीरो कहीं पे भी आप काट लीजिए, 1 जीरो इधर काट दीजिए। अब देखिए ये 8 है, 11 गुणा 11 कर देते हैं, 121 बटे में अभी बचा हुआ है कितना, 10। अब देखिए जरा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 एक 9, इस 10 की वजह से यहाँ पे क्या आ गया, पॉइंट आ गया, 96.8 जो है आपका आंसर बैठ रहा है। तो बेसिक से करना चाहे, इस तरीके से करना चाहे, आराम से समझिए आंसर हुआ ये। और चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को ट्राई करते हैं। सवाल क्या है देखते हैं। एक निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 500 रुपए है। उसी राशि पर 1/3 वार्षिक ब्याज दर पर 3 गुना समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पे कहा उसी राशि पर, इसका मतलब हमें यहाँ क्या निकालना पड़ेगा, मूलधन निकालना। एक राशि की जिक्र आया है तो मूलधन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ सवाल में है आपको दर दी है 10%, समय दिया हुआ है 3 वर्ष, और आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 500 रुपये। और अगर आप मूलधन चाहते हैं तो कई तरीकों में से एक तरीका ये है कि आप इसको बटे में बदल लें। 10 बटे कितना, 100, तो ये क्या हो जाएगा, 1/10। तो अब अगर यहाँ पे आप मूलधन कितना मान रहे हैं, 10, तो ये आपके ऊपर ब्याज हो जाएगा, तो इसे जोड़ देंगे तो वो आ जाएगा मिश्र धन, जो कि हो जाएगा 10 और 1 जोड़ के 11 रुपये। आपने 10 में ये 1 जोड़ दिया तो क्या हो गया, मिश्र धन आपका 11 रुपये। मूलधन में आपने ब्याज जोड़ दिया है। अब क्योंकि यहाँ 3 वर्ष का जिक्र है तो आप 3 बार लिख लीजिए इसको दोनों तरफ। ये 10 गुना 10 गुना 10, तो गुणा करेंगे आप 1000 आ जाएगा। अब अगर इनकी गुणा करेंगे आप 11 गुना 11 गुना 11, ये हो जाएगा 1331। तो उस हिसाब से अगर हम देख लें तो आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज है 1331 में था, 1000 मूलधन घटा दें तो वो कितना है, 331। यहाँ पे जो चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 500 रुपये दिया है। अब यहाँ पे आपकी थोड़ी मेहनत लगेगी कि भाई आपका जो ब्याज दिया है वो है 331 और आपको सवाल में बताया गया है 500, तो एक बराबर हो जाएगा आपका
500 बटे 331, और आपको मान किसका चाहिए? मूलधन का, यानी कि 1000 का। तो बस अब आपकी मेहनत यहाँ पे है, ये पूरा पूरा आपसे कटेगा या नहीं कटेगा, तो इसको आपको देखना है। अब थोड़ा सा क्या करिए, चीजों को आसान करने के लिए थोड़ा बहुत परिवर्तन तो करना ही चाहिए। हमने इसको 0 मान लिया है, ठीक है। इससे क्या होगा, कम से कम आपकी 1 0 कम हो रही है, 331 जो है। अब आपका क्या है, ये मान लीजिए 50, और ये 3 0 हमने ले लिए, और बटे में कितना है? 33 है। ज्यादा फर्क ना आए इसलिए भाग जरूर देंगे। तो ये 50,000 भाग 33, एक बार भाग दे दीजिए। यहाँ बचा है 7 और यहाँ पे बचा है 1 0। अब देखिए 5 बार भाग देते हैं, तो 5 × 15 और 5 × 15 और 1 16, फिर 5 बचा है। तो अब आप क्या करिए, फिर से 0 उतारिए, तो एक बार चलेगी महारणी 33, यहाँ पे घटाइए, फिर से 17 आएंगे, फिर से आप 0 को उतार सकते हैं, और फिर से अगर आप देखें तो कितनी बार चलाएंगे आप महारणी? 5 बार। 1515 लगभग लगभग, या फिर आगे भी अगर आपके महारणी पॉइंटों की वजह से आप थोड़ा बहुत इसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। अंदाजन यानी कि अप्रोक्सीमेट जो हमारा मूलधन है वो लगभग 1515 रुपये हमारा आया है। अब इन्होंने क्या कहा, उसी राशि पर, यानी कि इसी 1515 पर 1/3 वार्षिक ब्याज की दर से। तो ब्याज की दर कितनी है? 10, उसका तिहाई मतलब 10/3। और क्या कहा था? 3 गुना समय। समय कितना था? 3 था, तो 3 गुना 3 यानी कितने वर्ष लेंगे आप? 9 वर्ष। तो यहाँ आप 9 वर्ष लेंगे। तो मूलधन का फॉर्मूला, साधारण ब्याज का फॉर्मूला हम जानते हैं, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे क्या होता है? 100। दोबारा देखिए, ये मूलधन आ गया था, दर को तिहाई कर लिया 10/3, समय को 3 गुना कर लिया है, तो 3 × 9 हो गया है। इतना आप समझ सकते हैं। और बटे क्या आ गया है? 100। अब अगर देखिए आप इसे काट देंगे तो 3 × 9, यहाँ से आपने 0 को काट दिया है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या है? 10 बटे में 3 × 5 = 15, 1 3 एकम 3 और 1 कितना हो गया? 4, 3 × 5 = 15, 3 एकम 3 और 1 4, 10 का पॉइंट लगाएंगे तो कितना आएगा? 454.5। पर ये बहुत एक्यूरेट आया हो ये जरूरी नहीं है, थोड़ा फर्क आना है। क्यों आना है? अब ध्यान है आपको कि आपने यहाँ पे इसे 0 किया था, वो फर्क यहाँ पे आएगा। सबसे नजदीक जो आंसर है वो क्या है आपका? 453.18। तो हम आंसर जाएंगे सी के साथ। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। सवाल क्या है? एक कार, ट्रेन और बस की गति का जो अनुपात है वो ये है 6:9:6 के अनुपात में है। कार, बस और ट्रेन की औसत गति कितनी है? 77 किलोमीटर प्रति घंटा है। कार और ट्रेन की औसत गति आपको बतानी है, और ये इसके ऑप्शन है। आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं और कमेंट में आंसर बता सकते हैं। अब बताइए, यहां पर ये औसत गति बताइए, तो अगर इनका औसत निकाल लें, 6 + 9 + 6 है ना, इन्हें जोड़ लिया। औसत क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या, 6 9 6। और इनकी जो औसत गति है तीनों की, है ना, कार, बस और ट्रेन की, वो दी कितनी है? 77। तो अगर यहाँ पर हम देखें, आप इन्हें जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 6 और 9 15, और 6 21 बटे कितना? 3, बराबर किसके हो गए? 77 के। तो हमने क्या करा? औसत ही निकाल लिया है। औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, सबको जोड़ के 3 से भाग दे रही, 3 सते 21, तो 7 बराबर किसके? 77 के। तो 1 बराबर किसके आ जाएगा? 11 के आ जाएगा। 1 का मान किसके बराबर हो गया? 11 के। कार और ट्रेन की औसत गति बताइए। अब कार की देखते हैं, पहली गति किसकी है? कार की, तो एक कार की है, तो 1 का मान अगर क्या है? 11, तो 6 का मान कितना आ जाएगा? 66। और जी हमें चाहिए कार की, फिर चाहिए ट्रेन की, दूसरे नंबर की ट्रेन की है, तो 11 9 99, तो इसकी गति कितनी आ गई? 99। तो इसकी आ गई है कितनी? 66। इसकी कितनी आ गई? 99। औसत कैसे निकलता है? वही पदों का योग बटे पदों की संख्या, जोड़ के 2 से भाग दीजिए आप, 9 और 6 15, 9 और 6 15 और 1 16 बटे 2, भाग देंगे तो 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 5 10, तो 82.5 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी क्या आई? औसत गति, जो कि डी ऑप्शन में है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए अब इस सवाल को ट्राई करते हैं। सवाल क्या है देखते हैं। सवाल है, यदि ये है बराबर तो x का मान ज्ञात करिए। तो इसको हल करना है। यहाँ पे क्या है? 27 की पावर 2 है, बटे में क्या है? x है। यहाँ पर x के बटे में 7 की 4 और बटे में 9, तो ये 9 ना ऊपर जाएगा। अब इसे ऊपर लेके जाइए, तो 9x बटे में 7 की पावर 4। अब क्रॉस कर लीजिए इस तरीके से,
तो x की गुणा इधर करिए, 9x² बराबर ये कितना है 27 इसकी पावर 2 गुणा कितना है 7 की पावर कितना 4। चलिए तो x² बराबर ये कितना हुआ 27 की पावर 2 7 की पावर कितना 4 और बटे में कितना 9। देखिए आप इसे यहीं हल कर सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि आप वर्गमूल ले लो, थोड़ी चीजें छोटी हो जाएंगी। 27 की पावर 2 में क्या हो जाएगा 27 बच जाएगा केवल। 7 की पावर 4 में क्या बचेगा 7 की 2 बच जाएगा। 9 का वर्गमूल कितना 3 बचेगा। 3 9 27 तो ये 9 हो गया और 7 का वर्ग कितना 49। अब गुणा कर लो आप बस। तो 9 9 81 8 9 चौक 36 और 8 44 हो गए। 441 आ गया आंसर। तो आंसर कौन सा हो गया ये। तो उम्मीद आपको क्लियर है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को करते हैं। देखिए क्या है सवाल में, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF और लघुत्तम समापवर्तक यानी कि LCM क्रम से है कितना है 25 और 500। तो HCF का मान दे दिया है हमें 25 और LCM दे दिया है 500। पहली संख्या को 2 से विभाजित करने पर भागफल कितना आता है 50। अगर कोई पहली संख्या है हमारी उसे अगर हम 2 से भाग करते हैं तो कितना आता है 50 आता है भागफल। यानी कि अगर 2 से वापस गुणा कर ले उसमें कि भाग को गुणा में ले जाए तो वो पहली संख्या कितनी आ जाएगी हमारी 100 आ जाएगी। तो तब दूसरी संख्या बतानी है और हम जानते हैं कि दूसरी संख्या का जो हमारे पास सूत्र जो हम डायरेक्ट लगाएंगे कि पहली संख्या गुणा दूसरी बराबर किसकी होती है, में से गुणा ले सके। तो दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM बटे पहली संख्या। चलिए अप्लाई कर दीजिए। HCF कितना है हमारे पास 25 है, 25 रख देंगे यहाँ पर। LCM कितना है हमारे पास 500 है, 500 रख दीजिए। पहली जो संख्या है वो कितनी है 100 है और 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 25 गुणा 5 तो 25 पंजे 125। तो आंसर जो है कितना आ रहा है 125 आ रहा है। तो हम देंगे आंसर सी और चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए देखिए इस सवाल को ट्राई करिए। अभी सवाल क्या है देखिए, दो क्रमिक छूट जिसमें पहली D% और दूसरी 10% है और क्रमिक छूटों के बाद विक्रय मूल्य कितना है 807.84 रुपए है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो 1020 रुपए तो डी का मान ज्ञात करिए। तो हम बढ़ाएंगे पहाड़ी और इस पहाड़ी पे हम यहाँ क्या लिखते हैं अंकित मूल्य और उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 1020 और यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है 807.84 उसे हमने यहाँ लिखा। छूट है दो, एक D% और एक 10%। हमें डी का मान बताना है। अब अगर हम पहाड़ी अप्लाई करें तो हमें क्या समझा रहे हैं कि अगर हम 1020 से शुरू करें उस पर पहली छूट कितनी है डी, तो हम उसे 100 में से घटाएंगे क्योंकि एक संख्या नहीं है इसलिए ऐसे लिख देंगे 100 माइनस डी बटे 100। अब बात करें दूसरी छूट की तो 10 घटा दिया तो कितना बचा 90 बटे 100 और 1020 पर ये पहली छूट डी वाली लग के 100 माइनस डी बटे 100 और दूसरी छूट 90 वाली लग 10 वाली लग के 90 बटे 100 बराबर जो विक्रय मूल्य आ रहा है तो बराबर लिख देंगे ये वाला 807.84। तो चलिए अब इसे हल करते हैं। पॉइंट हटाइए, यहाँ पे क्या आ गया 100। हम अच्छे जानते हैं किसी भी 100 को ये गुणा में जाना है ना ऊपर तो हमने काट दिया इसको। अब यहाँ पे देखिए एक जीरो ना इधर गई, एक जीरो इधर गई, इस तरीके से ये भी गई। 9 से काटते हैं, इसको काटते हैं 9 से। तो 9 अठे 72, यहाँ पे देखिए आप 72 तो कितने बचेंगे यहाँ पर 72 के बाद 8 बचेंगे तो 9 9 81। कितने बचेंगे 81 में से आपके 6 बच जाएंगे तो 9 सते 63, 9 छिक 54। अब आप देखिए इसे काटिए। अब 17 से ट्राई कर लीजिए। 17 छिके 102, 17 से इसको काटिए। 17 पंजे 85, 4 बचेंगे। 17 दूनी 34 और यहाँ पर आपका 17 से आगे कट जाएगा ये। चलिए यहाँ पे एक बार ट्राई कर लेते हैं, थोड़ा सा डाउट है, देखते हैं एक बार क्लियर करके। 17 पंजे 85, 9 में से गया तो 4 7, 17 दूनी 34। हाँ बिल्कुल हल्का सा मेरा डाउट आ रहा था शेष फल में। 7 में से 4 गया कितना 3 1 और ये 17 अट्ठे 136 बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर 17 अट्ठे कितना आ जाएगा 136 आ जाएगा। अब देखिए 6 बचे हैं, 6 से काट दीजिए। 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48। तो यहाँ पर गौर से देखने पे पता लगेगा 100 माइनस डी बराबर कितना है 88 है और अगर 88 को इधर घटा दें डी उधर चले जाएगा
तो 100 में से 88 घटकर आपका जो डी का मान है वो कितना आ गया है 12। तो डी आ गया है आपका 12%, जो कि ए आंसर में। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपको ये तरीका ज्यादा सही ना भी लगा हो तो आप एक और काम कर सकते हैं, ध्यान समझिएगा। जैसे यहाँ पर 1020 है, 1020 पर एक छूट आपको पता है कितनी, 10%। तो आपने इसका 90% निकाल लिया। पहले आराम से निकाल लीजिए इस तरीके से। तो 9 दूनी 18, 9 एकम 9, यानी कि एक छूट 10% के बाद वस्तु कितने की होगी, 918 की। फिर आप उसे टोटल बेच रहे हो कितने में, 807, 807.84 में। अब घटा लीजिए इसको, इस तरीके से करिए। 10 में से 4 गए 6, या 9 में से 8 गए कितना, 1, या 7 में से 7 गए तो 0 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, और यहाँ पर भी 1 बचेगा। तो इतने की छूट एक्स्ट्रा मिली है। तो ये छूट है किस पर, इसी पर है, 918 पर ही। तो 110.16 की छूट अगर आप किस पर देते हैं, 918 पर देते हैं, और गुणा क्या कर लेते हैं फिर 100। यहाँ पर इन्हें हटाइए, 100 से 100 गया। अगर आप इसे काट देंगे तो निश्चित रूप से 12 बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप अपने सवाल का आंसर क्या दे सकते हैं, 12% दे सकते हैं। तो जो आपको बेहतर लगे उससे ट्राई करिए। चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को ट्राई करते हैं। सवाल क्या है, पढ़िए ध्यान से और करते हैं। ऑप्शन ये रहे। सवाल है, 25 छात्रों के औसत अंक 45 है। बाद में अंकों की पुनर्गणना के समय यह पाया गया कि एक छात्र के अंकों को गलत तरीके से, यानी कि 28 के स्थान पे, यानी कि सही नंबर उसके कितने थे, 28 थे, तो 28 के स्थान पर क्या पढ़ लिया गया, 82 मान लिया गया। तो ये गलत हो गया। तो छात्रों का सही औसत बताइए। तो हम जानते हैं औसत का बहुत बेसिक फॉर्मूला है कि संख्या गुणा औसत बराबर कितना, योग। संख्या गुणा औसत बराबर क्या होता है, योग होता है। तो यहाँ पे देखिए संख्या कितनी है, 25 है, और उनका औसत कितना है, 45 है। गुणा कर लेंगे हम, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, और 12, 112। ये उनका योग आ गया। उन्होंने कहा कि एक छात्र, कोई एक छात्र ऐसा था जिसके नंबर क्या थे, सही तो क्या थे 28, और गलत क्या पढ़ ली, 82। तो ये सही थे और ये गलत पढ़ लिए गए। तो यहां से हम देखें कितना एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है इसमें, कितना फालतू जुड़ा हुआ है। या एक तरीका है कि आप इसमें से 82 ज्यादा जुड़ रहा है, घटाइए 28 जोड़िए, या फिर देख लीजिए बस एक्स्ट्रा कितना है। तो 12 में 60 गए, कितने बच गए, 4 बच गए यहाँ पे, और यहाँ पे 7 में 2 गए 5। तो हम कह सकते हैं कि चुम्बन जो है बस इसमें एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है। तो अगर वो चुम्बन हम इसमें से घटा ले, तो देखिए 5 में 4 गए 1, 12 में से 5 गए 7, यहाँ पे तो 1071 जो है उनका सही योग आएगा। क्या आएगा, सही योग। और सही औसत के लिए हम सही योग को संख्या से भाग देंगे, लेकिन संख्या तो 25 ही है। संख्या तो क्या है, 25 ही है। अब हमने औसत निकालते हैं। तो सही योग हमारे पास आ चुका है। जो एक्स्ट्रा चुम्बन था 82 और 28 के अंतर का हिसाब हमने वो घटा लिया है। अब हम औसत कैसे निकाल लेंगे, योग बटे संख्या, और यानी कि 1071 को हम 25 से भाग देंगे, या तो सीधे भाग दीजिए, या काम करिए 25 चौके 100 कर सकते हैं हम। तो तुम 4 से ना ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। इससे हमें सहूलियत क्या हो रही है, 25 चौके 100, यहाँ पे 100 बन जाएगा, जिससे हम पॉइंट लगा सकेंगे। 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, और 4 एकम 4। जब हम 100 का पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 2 के पहले। तो 82.84 जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो 82.84 किसमें है भाई, ए ऑप्शन में। तो हमारा आंसर होगा ए। और चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को ट्राई करते हैं। सवाल क्या है देखते हैं। आप भी ट्राई कर सकते हैं, कमेंट में आंसर दे सकते हैं। देखिए सवाल क्या है। एक छात्र जो 25% अंक प्राप्त करता है वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि एक छात्र जो 75% अंक प्राप्त करता है वह उत्तीर्ण मानक प्रतिशत से 35% अधिक अंक प्राप्त करता है। अधिकतम संभावित अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर बात पास होने की है, पास होने की, केवल पास होने की, तो अगर हम ध्यान से देखें तो 25% वाला कितने अंकों से अनुत्तीर्ण रहा है, 15 से। कितने से रहा है, 15 अंकों से वह अनुत्तीर्ण रहा है। और जिसके कितने आए हैं, 75%, 75%, वो 35% अधिक प्राप्त कर लिया है। तो अगर हम 75% में से 35% घटा लें तो हमें समझ में आ जाएगा कि कितने प्रतिशत पे पास हो रहे हैं भाई, 40% पे पास हो रहे हैं पूरे। पास होने के लिए जरूरी कितने हैं, 40%। भाई 75% वाला 35% क्या लिया है, ज्यादा लिया है। तो अगर हमने घटा दें, इसका मतलब सही प्रॉपर पास होने की जो स्थिति है वो कितनी है, 40% है।
अब गौर से देखिए, ये कितना है 25%, ये कितना है 40, तो इसके कितने नंबर कम रह गए 15 नंबर, यानी कि अगर इसके 15 नंबर और आ जाते इसके पूरे 40% हो जाते। अगर 25% के 15 नंबर और आ जाते तो बराबर किसके हो जाते हैं 40% के, और पूरा पास हो जाता। तो 25 इधर अगर घटा दें, अब समझिए 40 में से क्या कर दें 25 घटा दें प्रतिशत में से, तो किसके बराबर हो जाएंगे 15 नंबरों के। तो 40 में से 25 गए तो कितने नंबर बचे 15%, 15% बराबर किसके 15 के, 1% बराबर किसके 1 के। तो 100% जो पूर्णांक बताया अधिकतम संभावित अंक यानी कि 100%, वो किसके बराबर हुआ 100 के। दोबारा समझिए, एक 25% वाला है जो 15 अंकों से क्या हुआ है फेल, अगर उसके 15 नंबर मिल जाते, ये नंबर है यहाँ परसेंटेज नहीं लगाना, तो वो जो है वो पास हो जाता। और पास होने की स्थिति की बात करें तो एक 75% वाला है जो 35% ज्यादा लिया है, तो 75 में से 35 घटा के में समझ में आ रहा है कि 40% पे ठीक ठीक क्या हो जाते पास हो जाते। तो 40 पे यानी कि क्या हो जाता है पास हुआ जाता है। 25% जिसके हैं उसमें से आप इधर ले जाइए घटाइए, 40 में तो 25 गए तो कितने बचे 15%, वो किसके बराबर हुए 15 नंबरों के बराबर है। तो इस सवाल में 15% अगर 15 नंबर है तो 1% 1 हुआ, 100% क्या हुआ 100 हुआ। तो इस तरीके से हम आंसर क्या देंगे ए देंगे, और चलेंगे अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को ट्राई करिए, बहुत अच्छा सवाल है एग्जाम के हिसाब से भी देखें तो। सवाल है 12 मीटर 0.45 मीटर और 1.89 मीटर की दीवार बनाने के लिए आवश्यक 18 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर की ईंटों की संख्या कितनी है यदि इसकी मात्रा का 3/14 हिस्सा मोर्टार द्वारा लिया जाता है, तो आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं हम कि आंसर इस सवाल का क्या हो सकता है। देखिए पहले एक बार थोड़ा समझ लेते हैं, अगर एक दीवार है तो किस शेप की होगी, जो दीवार होगी वो निश्चित रूप से घनाभ के शेप की होगी, घनाभ के शेप की, घनाभ की शेप की दीवार जो है वो रहेगी। अगर हम बात ईंट की करें तो जैसे कि हम अच्छे से जानते हैं कि अगर हमें इसमें ईंट लगानी हो तो किस तरीके से हम लगा सकते हैं, इस तरीके से हमें बहुत सारी चीजें इस तरीके से होंगी कि ईंटें आपने लगा दी, तो संभवतः इसमें आपको कोई खास समस्या नहीं होगी कि आपसे जानना चाहते हैं। और मोर्टार का मतलब जो है रेत सीमेंट या मिट्टी जो भी आप लगाते हैं उसमें, उसकी हम यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जब ईंटों की संख्या में निकाल लें इसी तरीके से हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे इस पूरी दीवार के आयतन को एक ईंट के आयतन से, एक ईंट के आयतन से हम क्या करेंगे भाग देंगे, और हमारा सवाल का आंसर आ जाएगा। जब हम इस पूरी दीवार के आयतन को इससे भाग देंगे तो ईंटों की जो संख्या होगी, अभी आपके दिमाग में एक डाउट चल रहा होगा कि चलिए तो बात ठीक है कि दीवार के आयतन को ईंट के आयतन से भाग देंगे, इस 3/14 का क्या करना है, तो वो भी समझेंगे। पहले एक बार लिख लेते हैं कि ईंटों की संख्या क्या होगा आपका दीवार का आयतन, और दीवार किस शेप में घनाभ, और जिसका आयतन क्या होता है घनाभ का लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन। अब ईंट भी किस शेप में है सेम ही है कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यहाँ पे दीवार का मेजरमेंट आएगा और यहाँ पर किसका भाई ईंट का आने वाला है। तो दोनों में फॉर्मूला तो सेम ही लगेगा पर वैल्यू सेम नहीं है, अलग अलग है। और इसका भी ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पे कितना है मीटर में है, ये मीटर में है, ये मीटर में है, और जो दीवार ईंट के मेजरमेंट है वो किसमें है सेंटीमीटर में है। तो एक बार लिखिए चलिए, दीवार को 12 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 12 गुणा 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1200, 1200 सेंटीमीटर जो है दीवार की लंबाई आ जाएगी, तो हम 1200 लिख लेंगे। फिर बात है चौड़ाई की, तो 0.45 को अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो ध्यान रखिएगा जब आप पॉइंट हटाएंगे तो बटे में भी 100 आएगा, और 100 से 100 कैंसिल होने के बाद जो ये चौड़ाई बचेगी वो 45 बचेगी। इसी तरीके से यहाँ पे जब आप करोगे 1.89 को 100 से गुणा करोगे आप सेंटीमीटर बदलने के लिए, तो पॉइंट हटाकर आप जब ये 100 लोगे तो 189 सेंटीमीटर जो है आ जाएगा, 189। तो ये होगी किसकी दीवार के मेजरमेंट, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसी तरीके से हम बात करें तो ईंट के मेजरमेंट क्या है, लंबाई कितनी है 18, चौड़ाई कितनी है 15,
और ऊंचाई कितनी है 12 सेंटीमीटर। अब यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए जैसे यहाँ पर तो मोर्टार या जो भी गारा मिट्टी है, सीमेंट है, जो भी है वो 3/14 हिस्सा बताया है। कई बार ये 10% कह देगा, 20%, जो भी परसेंटेज में भी कह सकता है। तो देखिए अगर ये कह देता कि 10% है ये, तो हम यहाँ पे गुणा करते हैं 90 की, 90/100, तो 90% ईंटें बचती। अब यहाँ पे जैसे कहा है कि मोर्टार कितना है 3/14 है, तो 11 मिट्टी 3/14 यानी कि 14 में से 3 यूनिट जो है वो क्या है मोर्टार है। उस हिसाब से अगर हम देखें तो 14 में से अगर आप 14 में से 3 घटा दें तो कितना बचेगा 11, तो 11 यूनिट क्या है भाई आपकी ईंटें हैं। तो इस तरीके से आप शेष है जो है आपकी क्या है ईंटें, 3/14 हिस्सा अगर आपका मोर्टार है तो बाकी बची हुई 11/14 हिस्सा क्या है ईंट का है। तो इसमें हम गुणा किससे करने वाले हैं 11/14 से करने वाले। अगर अभी भी आपको 11/14 समझ में ना आया हो तो आप एक में से माइनस कर लीजिए 3/14 को, यहाँ पर एक ले लीजिए, 14 एकम 14 कर लीजिए, यहाँ पर इधर आ गया और ये 3 एकम 3, तो 11/14 आ जाएगा। कुल मिला के अगर फ्रैक्शन है तो आप 1 में से माइनस कर सकते हैं, सीधे समझ लीजिए कि 14 में से 3 है तो 14 में से 3 घटा के 11 जो है हिस्सा ईंट का होगा। अब जैसे ही आप इसे कैलकुलेट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब देखिए अगर मैं इसे 9 से काट दूं तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 एकम 9। अब देखिए इसको चलिए काटते हैं, 2 छिक 12, 600 आ गया, और 15, 15 चौके 60, ये आ गया 40 हमारा। और देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं, तो 7 से काटते हैं, 7 दूनी 14, 7 ती 21, 7 से काट दिया, 7 दूनी 14, 7 ती 21। चलिए यहाँ से काटते हैं, कितना आ जाएगा 3 चौक 12 और 4 ढाई, कितना हो जाएगा 40। अब देखिए क्या बचा 10, 45 और 11। जब हम इनकी गुणा करेंगे तो देखिए चलिए इसकी गुणा कर देते हैं, 11 पंजे 55, 5 बचा, 11 चौक 44 और 5 49 और 10 की और गुणा करनी है तो यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर है, तो देखिए यहां पर आप देख रहे होंगे जरूर, हमें थोड़ा दिखाई नहीं दिया था ध्यान से, ये 2 जो है हमारा छूटा हुआ था, तो 2 को एक बार छोड़ देते हैं, मतलब है ना, बस भाग और दे दीजिए, हमारा आंसर आ चुका है। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 सते 14, 2 पंजे 10, तो 2475 जो है हमारा आंसर आ गया है, जो कि हमारा आंसर क्या है सी है। तो उम्मीद है आपको ये सवाल क्लियर है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में क्या है, पढ़िए अच्छे से और सवाल का आंसर आप दे सकते हैं, ये ऑप्शन है इसके। कहा 80 छात्रों की कक्षा में शहरी छात्रों से ग्रामीण छात्रों का जो अनुपात है वो 5:3 है। एक परीक्षा में ग्रामीण छात्रों की तुलना में 40% अधिक औसत है, यहाँ पे औसत वर्ड छूटा है, औसत 40% क्या है अधिक है। यदि सभी छात्रों के औसत अंक 69 है तो ग्रामीण छात्रों के औसत अंक क्या है ये हमें बताना है। देखिए जैसे कि हम जानते हैं संख्या गुणा औसत बराबर योग होता है, संख्या गुणा औसत बराबर क्या होता है योग। तो देखिए सबसे पहले संख्या पता करते हैं। 2 तरीके के छात्र हैं, शहरी छात्रों से ग्रामीण छात्रों का अनुपात। तो शहरी छात्र ऊपर लिख लेंगे और ग्रामीण छात्र भी यहाँ पे इस तरीके से लिख लेंगे। अब देखिए शहरी और ग्रामीण का जो संख्याओं का अनुपात है वो कितना है 5:3। यहाँ पे लिखिए, इन्हें जोड़िए, 5 और 3 जोड़िए कितना 8, इनका योग 8 है और टोटल छात्र कितने 80 है, तो 8 बराबर 80। एक का मान किसके बराबर हो गया 10 के। तो अगर एक का मान 10 है तो ये 5 का मान 50 और 3 का मान कितना हो जाएगा 30। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए शहरी छात्र कितने 50 संख्या में, तो ग्रामीण छात्र कितने हो गए संख्या में 30। इतनी बात क्लियर है, 50 और 30। अब जैसे कहा ग्रामीण छात्रों की तुलना में 40% क्या है अधिक है। अब देखिए यहाँ पे एक का औसत कितना हुआ 100, तो एक का कितना हो गया 140। इस तरीके से हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए आप, हम इसे अगर क्या करें कैंसिल कर दें तो 20 पंजे और 20 सत्ते, तो इनका जो औसत है वो कितना है 5:7 है, 40% अधिक है। एक परीक्षा में ग्रामीण छात्रों की तुलना में 40%, ग्रामीण छात्रों के औसत अंक शहरी छात्रों की तुलना में 40% अधिक है। तो ग्रामीण छात्रों का, यहाँ पे पूरी लाइन थोड़ी सी छुटी हुई है, थोड़ा सा मैं स्पष्ट करके एक बार बोल देता हूँ। सवाल क्या है, ग्रामीण छात्रों के जो औसत अंक है वो शहरी छात्रों की तुलना में ज्यादा है, तो ये जो ज्यादा है वो किसके हैं ग्रामीण वालों के हैं, और जो कम है वो किसके हैं शहरी के। अब अगर औसत की बात करें, यहाँ पे ग्रामीण का औसत कितना लिया जाएगा 7 और शहरी का औसत कितना लिया जाएगा 5।
और यहाँ पर इनकी गुणा कर दे तो क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे x लगाना चाहेंगे। अब देखिए अगर 50 गुणा यहाँ कर दें तो 5 5 25, 250 x जो है इनका योग आ जाएगा। 3 से 21, 210 x इनका योग आ जाएगा। कुल योग कितना है, कुल योग हो जाएगा, देखिए आप यहाँ पे जोड़ लीजिए इनको, x 0, 5 और 1 6 और 2 और 2 4, इतना इनका योग हुआ। अब देखो उन्होंने क्या कहा था, यदि सभी छात्रों का औसत कितना हो 69, सभी छात्र कितने हो जाएंगे जोड़ के 80, उन सबका योग कितना हो 69 हो, तो 80 गुणा 69 बराबर इस योग के, यानी किसके 460 x के। अब अगर इसे हल करें तो 0 से क्या गया, 0 गया, 23 दूनी 40, 23 तिये 69, 2 से इसको काट दीजिए, 2 चौक 8, तो 4 तिये 12, x का मान जो है सवाल में कितना आया 12। दोबारा से रिपीट करेंगे, देखिएगा यहाँ पे संख्या, उम्मीद है आपको 50 और 30 आराम से समझ में आ गई है। ये 50 होगी शहरी वाली और ग्रामीण वाली कितनी 30। अनुपात की बात करें तो मैंने पढ़ दिया था, सवाल लिखने में थोड़ी दिक्कत हो गई है तो दोबारा से पढ़ दिया है कि ग्रामीण का जो औसत है वो ज्यादा है 40%। तो अगर 100 लिया 140 लिया तो 7 और 5 का अनुपात बना। हमने औसत को, क्योंकि अनुपात है, सीधे ना लिख के x लगाया, तो ये 5x हो गया और ये 7 हो गया, x हो गया ग्रामीण का औसत। गुणा करी तो ये उनका योग, ये इनका योग, जोड़ दिया तो कितने हुए 460x, जो कि दोनों का योग है। अब कहा है कि सभी का जो औसत है वो 69 है, तो सभी की संख्या 80, उनकी गुणा कितनी औसत से 69, और ये इनकी गुणा इनका योग होगा, यानी कि ये इसका मान होगा 460x का। अगर ये दोनों बराबर लिए तो कैलकुलेशन करके हमारा x का जो मान है वो कितना आ गया है, 12 आ गया है। अब इन्होंने हमसे कहा था कि ग्रामीण छात्रों का औसत क्या है, तो ग्रामीण छात्रों का जो औसत है वो कितना है, यहाँ पे 7x है, x का मान कितना आया है हमारे पास 12, तो 12 7 84, ये 84 आ चुका है, जो कि हमारे ए ऑप्शन में। और चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए भाई इस सवाल को ट्राई करिए, और काफी आसान सा सवाल है, लेकिन कभी कभी इस तरीके के सवाल में भी कुछ कंफ्यूजन हो जाता है। सबसे पहले जो है, जैसे आपने पढ़ लिया कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में है 5 गुनी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही सवाल चक्रवृद्धि ब्याज में, अगर आपने पिछली क्लास करी है तो वहां पे भी था, लेकिन वहां पे जो मेथड था वो किसके लिए था, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। और आज बात होगी तो किस पे होगी, साधारण ब्याज पे। तो इस तरीके का साधारण ब्याज का सवाल हम कैसे करते हैं हमें सीखना है, आज ध्यान से सीखेंगे। देखिए क्या कहा, 10 वर्षों में कितनी गुनी हो जाती है, 3 गुनी, और हमें बताना कितने वर्षों में कितनी गुनी, 5 गुनी। आपको क्या समझना ध्यान से देखिए, अगर कोई धनराशि यानी कि 1 रुपया है, मूलधन कह सकते हैं, तो मिश्र धन यानी कि कितनी हुई, 3 गुनी हुई, तो जो 3 गुना होना है वो क्या कहलाएगा, उसका मिश्र धन। तो अगर आप इसमें से मिश्र धन में से मूलधन घटा दें तो जो ब्याज है वो कितना है, 2 रुपए का लगेगा। तो 3 गुना होने में जो ब्याज लगेगा वो कितने का लगेगा, 2 का। 1 रुपया आपने दिया वो 3 गुना हो गया। आप इसे 10 पे, 100 पे, 1000 पे किसी भी तरीके से सोच सकते हैं, मैं 1 पे बात कर रहा हूं कि 1 दिया तो 3 गुना होने का मतलब क्या है कि 3 रुपए हो गए। तो 1 रुपये तो आप ही का था, तो 3 में से 1 घटा लीजिए, तो ब्याज कितने का मिला आपको, 2 रुपए का। तो 3 गुना होने में 2 रुपए का ब्याज लगा है। इसी तरीके से अगर बात करें 5 गुना होने में, तो अगर वो 1 रुपया 5 गुना हो जाए तो जो ब्याज लगा है, यहाँ पे आप अंतर कर रहे हैं, बड़े में से छोटा घटा रहे हैं, तो कितने का लगेगा, 4 का ब्याज लगेगा। तो आपको ये समझना है। और इसके अलावा एक बेसिक लाइन जो चक्रवृद्धि साधारण ब्याज में है वो क्या है कि समान समय के लिए जो ब्याज होता है वो क्या होता है, एकदम समान होता है। तो 3 गुना होने में ये स्थिति क्या थी, 3 गुने की स्थिति, 3 गुना की। तो 3 गुने में जो ब्याज है वो कितने का है, 2 का। 3 में से 1 कम कर लिया हमने। 5 गुना में कितने का है ब्याज, 4 का है, हमने क्या कर लिया, 1 कम कर लिया है। तो बताइए 3 गुना में अगर 2 का ब्याज है और ऐसा ब्याज कितने साल में लगा है, 10 वर्षों में, तो 2 रुपए का ब्याज अगर 10 साल में लगता है तो 1 का ब्याज कितने में लगेगा, 5 साल में लगेगा। 2 रुपए का ब्याज अगर 10 साल में लगा है तो 1 रुपए का ब्याज कितने में लगता है, 5 साल में। हमें समझ में आया कितने वर्ष में लगता है, ये 5 वर्ष या 5 साल, जो भी आप कहना चाहें। 2 का ब्याज अगर 10 वर्ष में, तो 1 का ब्याज कितने में लगेगा, 5 में। और 5 गुना होने में कितने का ब्याज लगता है, 4 का। तो वो 4 का ब्याज कितने साल में लगेगा, अगर 1 का मान कितना है, 5 है, तो 4 का मान कितना होगा, 4 पंजे 20 वर्ष। तो इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, 20 वर्ष, यही सवाल का आंसर है। बहुत आसान है। देखिए 3 गुना 1 कम करके कितने का ब्याज है, 2 का ब्याज है, और 2 का ब्याज कितने में है, 10 का है। 5 गुने में कितने का ब्याज होगा, 4 का होगा। तो अगर 2 का ब्याज 10 साल में, 1 का ब्याज 5 वर्ष में, तो 4 का ब्याज कितने में, 4 पंजे 20 वर्ष में। तो आपका आंसर क्या हुआ है, 20 वर्ष, अर्थात सी। और चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को ट्राई करते हैं। सवाल क्या, देखिए ए, बी और सी मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। तो तीनों के दिन बताए गए हैं कितने, 6।
आगे कहा है यदि ए बी की तुलना ए बी द्वारा लिए जाने वाले समय से दुगना समय ले। अगर मैं यहां ए लिख लूं तो ये बी से क्या करता है, दुगना समय लेता है, दुगना समय लेता है। और सी की तुलना में 3 गुना, अगर हम यहां सी लिखें तो सी से तुलना में कितना लेता है, 3 गुना समय लेता है। ऐसा कहा है। सी अकेला कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा हमें बताना है। तो ध्यान दीजिए, बात किसकी हो रही है, समय की। यहां से जो अनुपात बनेगा वो किसका बढ़ने वाला है, समय का बढ़ने वाला है। इस बात पर हम ध्यान देंगे। तो यहां पे कहा है कि ए जो है वो किससे, यहां पे पढ़ते हैं, ए बी द्वारा लिए जाने वाले समय से दुगना समय लेता है। तो जो ए है बी से दुगना समय, एक लेकर अब इसके समय को 2 मानिए। सी की तुलना में, यानी कि बात एक ही हो रही है ना, 3 गुना समय लेता है। तो 1 और 3 लीजिए। अब देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पे आप खाली स्थान पे 3 भर दें, यहाँ पे खाली स्थान पे 2 भर दें, बराबर वाला, यहाँ पे बराबर का 3, यहाँ पे बराबर का ये 2, गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, 2 तिये 6, और यहाँ पे 2 एकम 2। तो इसकी तुलना में ये दुगना है और इसकी तुलना में क्या है, तिगुना है। लेकिन ये समय है, हमें क्या चाहिए, अक्षमता। क्योंकि सवाल जो होगा इस तरीके का हम अक्षमता से ही करेंगे। तरीका क्या है, एक काम करिए, देखिए ए इसका बी का निकालने हैं तो इसको ढकिए आप, 6 दूनी 12, यहाँ पे 12 करिए। इसके लिए इसको ढकिए आप 6 को, 3 दूनी 6 करिए, यहाँ पे इसको ढकिए आप, तो 6 तिये 18 करिए। अब इसे थोड़ा काट देंगे 6 से, 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 6 तिये 18, ये अक्षमता आई। अब देखिए क्या कहा, तीनों कितने दिन में करते हैं काम को, 6 में। अगर हम तीनों की अक्षमता को जोड़ लें, 2 और 1 3 और 3 6, तो ये 6 काम रोज करेंगे। अगर वे 6 काम रोज करते हैं और 6 दिन उन्हें काम में लगे हैं, तो इसका मतलब 6 गुना 6 काम जो था कितना था, 36 काम था। हमने क्या करा, अक्षमता की गुणा दिन में करके काम पता किया कि अगर तीनों काम करें 2 1 और 3 के हिसाब से, तो 6 काम वो प्रतिदिन करेंगे, और 6 दिन अगर उन्होंने काम किया है तो वो काम 36 था। कहा क्या है, सी अकेला काम को कितने दिन में करेगा। हम गौर से देखें तो सी की जो अक्षमता है यहाँ पे वो कितनी है, 3 है। अब अगर हम इस 36 काम को सी से कराएं, यानी कि 3 अक्षमता से कराएं, तो 12 तिये 36, तो कितने दिन लगेंगे, 12 दिन। तो हमारा आंसर क्या हुआ, सी। और चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को ट्राई करते हैं। सवाल क्या है, ए से 40,000 रुपए की प्रारंभिक पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। बाद में 9 महीने बाद बी, 9 महीने बाद साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, ए के साथ शामिल हो गया वर्ष के अंत में। तो वर्ष के अंत की अगर बात हो रही है तो देखिए, जैसे कि पूरे वर्ष में कितने महीने, 12, और ये 9 महीने के बाद आया था, तो सिंपल है कि 12 में से 9 घटाएं तो कितने दिन इसके पैसे लगे, केवल 3 महीने, हम कह सकते हैं साफ साफ। बी का लाभ ए के लाभ का कितना है भाई, 3/8, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गुना था। तो बी द्वारा निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए, हमें बताना। ए की पूंजी, ए की पूंजी गुना ए का समय बटे बी की पूंजी गुना बी का समय बराबर क्या होता है, ए का लाभ बटे बी का लाभ। ये साझे का सवाल है और इस पे हमने यूपी पुलिस के हिसाब से देखे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के हिसाब से भी काफी बार सवाल कर लिए हैं। उम्मीद है अगर आप रोज इससे जुड़े हुए हैं क्लास से, तो आपको इस फॉर्मूले में कोई नई परेशानी तो आपको बिल्कुल ही मतलब परेशानी ही नहीं होनी चाहिए, कहने का मतलब ये। तो ए की पूंजी कितनी है यहाँ पे, 4,000, 40,000 है। ए का समय, देखिए इसने व्यापार शुरू किया था और वर्ष के अंत की बात है, तो इसका जो समय है वो पूरा का पूरा 12 के 12 महीने मिलेंगे। बी बाद में शामिल हुआ था, है ना, और उसी की धनराशि हमें बतानी है। तो मान के चलेंगे कितनी, एक्स, 9 महीने बाद आया था बी ए के साथ। पूरे वर्ष में देखें तो 12 में से 9 घटा के इसका समय जो है वो कितना है, 3। अब देखिए क्या था, ए के लाभ का 3/8 गुना था, जो बी का लाभ है, बी का लाभ ए का कितना था, 3/8 था। तो अगर आप यहाँ पे ए को बटे में ले तो बी बटे ए बराबर कितना, 3/8। यानी कि अगर ए का लाभ कितना है, 8 है, ऊपर 8 लिख लीजिए, तो बी का लाभ कितना है, 3। इस तरीके से करिए। अब देखिए, अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्या है, 3 से आप 3 को कैंसिल कर सकते हैं, और देखिए ऐसे 8 से सीधे आप इसको करिए, 8 पंजे 40, अब गुणा कर दीजिए, 12 पंजे 60, एक्स क्रॉस में चला जाएगा तो एक्स का मान 12 पंजे 60 और 3 जीरो और है, तो कितना आ जाएगा, बड़े आराम से समझिए, बी की जो धनराशि है जिसे हमने एक्स कहा है वो कितना आ गया है, 60,000, जो कि हमारे ऑप्शन ए में है। तो उम्मीद है क्लियर है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। तो इस सवाल को
आप हल करिए और इसमें के का मान हमें बताना है। सवाल क्या है, 400 का 60% प्लस 280 का के बटे 100 कर लीजिए इसको, बराबर 296। अब ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे ना 2 जीरो आप काट लीजिए और 6 चौक 24, ये हो गया 240। यहाँ पे थोड़ा बहुत काट सकते हैं हम लोग, 200 और काट लीजिए, 14 और ये 5 हो जाएगा, तो हो जाएगा 14 के बटे कितना 5, बराबर कितना है 296। ये चीज इधर जाके क्या हो जाएगी माइनस, आप अच्छे जानते हैं। तो 14 के बटे 5 बराबर कितना 296 माइनस कितने 240। अब देखिए 14 के बटे में कितना 5 बचा हुआ है, यहाँ पे घटा लीजिए आप, तो कितना आ जाएगा 56। 14 से कितनी बार गया 4 बार, 14 चौके 56 और 5 चौक 20 कर देंगे, तो जो के की वैल्यू है इस सवाल में वो कितनी आ रही है हमारी 20 आ रही है। तो आंसर क्या होगा बी। तो उम्मीद है ये सवाल भी आपको क्लियर है और ये आज की क्लास भी आपको जरूर पसंद आई हो। आज इतने रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।